नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं रशपर गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, कल से जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जिस पे चर्चा हो रही है वो है कैट। हालांकि बहुत कम लोग हैं कैट क्या है उसके बारे में जानते हैं। हमने कल भी कोशिश की अपने दर्शकों को इसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए, तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम सानी जी को। असीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। असीम जी, मैं आप ही से ज़्यादा जानना चाहूँगा, ये कैट है क्या? कल से इतना ये इसके ऊपर चर्चा हो रही है यहाँ। जी गुप्ता साहब, बड़ा पर्टिनेंट सवाल आपने पूछा कि ये कैट क्या चीज़ है और ये क्यों इतना ज़्यादा इसमें हंगामा हो गया। तो कैट का सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं आपको। कैट सब दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है। कैट है एक शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनियम ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब देखिए, जब भी किसी मसले का सुलझाव करना है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का या गवर्नमेंट के मुलाजमों का जब ये इशू बना अदालतों में आया, क्योंकि बेसिकली तो अदालतें करती हैं ट्राइब्यूनलाइज, तो जब एडजुडिकेशन मशीनरी अदालत करती थी तो उस अदालत ने क्रिमिनल मैटर्स, उस अदालत ने रेवेन्यू मैटर्स, उसी अदालत ने आपके प्रमोशन मैटर्स, सर्विस मैटर्स, सिलेक्शन मैटर्स, इवन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी वही लोग देखते थे जी। तो क्या हो गया कि शिकायत आना शुरू हो गई गवर्नमेंट के मुलाजमों की तरफ से कि देखिए जी, हमारा प्रमोशन मैटर होता है, मेरे अफसर ने मुझे प्रमोशन नहीं दी, प्रॉपरली रोस्टर पॉइंट अप्लाई नहीं हुआ, प्रॉपरली रिजर्वेशन अप्लाई नहीं हुआ, या मेरी अपॉइंटमेंट या प्रमोशन या पोस्टिंग या ट्रांसफर का कोई इशू बन गया। तो वो क्या होता है कि गवर्नमेंट का मैकेनिज्म अपना होता है, पहले एपीलेट मैकेनिज्म, रिविजनल मैकेनिज्म, लेकिन फिर भी जब लोगों को लगता है कि उसी अफसर ने जिसने मुझे गलत जगह पोस्ट किया वो कहाँ मेरे को रिजॉल्व करेगा, तो आदमी चाहता है मैं कोर्ट की तरफ जाऊं। जी जी। तो कहाँ जाते थे लोग? पहले हाई कोर्ट में, या उस हिसाब से हर जगह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। अब वो ऑलरेडी चोक्ड है उनके डॉकेट्स। जी। वो जज साहब अगर 10-10, 12-12 साल में आपके प्रमोशन मैटर को डिसाइड नहीं कर सकते, नॉट बिकॉज कि वो करते नहीं, क्योंकि उनको उस आदमी को भी देखना है जो 15 साल से जेल में है, जिसको सजा हो गई है। तो वो क्या होता है कि एक गवर्नमेंट मुलाजिम के मन में हमेशा रह जाता था, यार मेरी जिंदगी में तो प्रमोशन मैटर डिसाइड नहीं हुआ, आज मैं ये रिटायर होता अगर मुझे टाइम पर इंसाफ मिलता। जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो टाइमली इंसाफ देने के लिए 1985 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट लाया था। जी। उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट में यह कहा गया कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से 2 किस्म के ट्राइब्यूनल्स बनाएगी, रादर 3 किस्म के बनाएगी। पहला ट्राइब्यूनल होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे हम कैट कहते हैं। दूसरा ट्राइब्यूनल होगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे आप सैट कहते हैं। जी। एक होगा JAT, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, वो हो गया जैट। जी। इन ट्राइब्यूनल्स के अलावा भी मैं आपको बताता हूं, आर्म्ड फोर्सेस, फौज के लोगों की नौकरियों का मसले जाते हैं आजकल आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में। जी। आप कोई दुकान से माल खरीदते हैं, फूड अडल्ट्रेशन का कोई इशू बन जाता है, तो फूड अडल्ट्रेशन का जाता है फूड ट्राइब्यूनल में। जी। जी। ऐसी उनकी अपडेट। तो ये कंसेप्ट कोई नया नहीं आया, ये ट्राइब्यूनलाइजेशन शुरू से गवर्नमेंट्स करती आ रही हैं ताकि अपने एक एवेन्यू को, एक अदायरे को प्रॉपर एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म मिल जाए, तो हर आदमी को अदालतों में ना आना पड़े। आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्ट है, मेरे लिए एक है, दुकानदार के अलग है, रेंट कंट्रोलर है मकान खाली कराने के लिए या मकान का कोई बेनिफिट है। तो ऐसे छोटे छोटे अदायरे बने हुए। अब JNK में अचानक क्या आ गया कि पोस्ट अगस्त 2019, आपको पता है कितने सारे प्रोग्राम हमने किए, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया। आपको याद होगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जब पिछले 1-2 बारी हमने गुफ्तगू की, तो उसमें मैंने आपको बताया था बड़े सारे कानून चेंज हो जाएंगे। ये उन्हीं कानूनों में से एक कानून है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, जो अप्लाई हो गया अब JNK। अब JNK में इशू क्या आया, क्योंकि अगर तो हम स्टेट होते तो हमें चाहिए था स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और वो भी हम ट्राइब्यूनल इसलिए नहीं बनाते थे, हम कहते थे हम तो 370 से प्रोटेक्टेड हैं, हमें ये वाला 323 से या आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप अपने उसमें, आप अगर आपका कैमरामैन पैन करेगा तो वो दिखा सकते हैं 323A कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है। पर्पज है कि पार्लियामेंट ने सब कुछ बनाया अपने उन लोगों के बेनिफिट के लिए, ताकि एक तो जैसे माँ होती है ना, माँ कहती है कि मैंने तेरा भला करना है, लेकिन फिर भी तुझे अगर मेरे फैसले में कोई गलती लगे तो मैं तुझे अदालत भी एक स्पेशल दे रही हूं। तो ये वो काम किया था हमारी पार्लियामेंट ने कि अगर आपका मुलाजम आपसे खुश नहीं है प्रमोशन मैटर में, सर्विस मैटर में, ट्रांसफर मैटर में, या कोई भी पेंशन, ग्रेचुटी, कुछ भी इशू है, तो आपके पास एक अपना स्पेशल अदायरा होगा। वही तो ट्राइब्यूनल था, लेकिन वो JNK में कभी लगा नहीं। तो हमारे JNK के जितने मुलाजिम थे, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम यहाँ जो मुलाजमत है कॉर्पोरेट या वो तो कंपनी लॉ तो है नहीं, हमारे यहाँ मैक्सिमम मुलाजमत गवर्नमेंट मुलाजमत है, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो फॉरेस्ट महकमा है। तो अब वो सारे मुलाजिम जाते थे कहां पर? हाई कोर्ट में, मतलब जिनको लिटिगेट करना है या एडजुडिकेशन चाहिए।
और हाई कोर्ट में मैं मतलब क्योंकि वकालत खुद भी प्राइवेट करता रहा हूं, अब तो गवर्नमेंट असाइनमेंट पर हूं, एक जरूर शिकायत सबको रहती थी कि टाइम पर फैसला नहीं होता। जी तो हम भी हमेशा सोचते थे यार कुछ बेंच बढ़ा दो, कुछ जजेस बढ़ा दो। अब समझ लीजिए वहां हाई कोर्ट में एडिशनल जज नहीं बने, आपको एक अलग से कोर्ट मिल गई। जी अब हुआ क्या, सोने पे सुहागा कह लीजिए कि पोस्ट 370 एब्रोगेशन ऑफ 370 हम एक यूनियन टेरिटरी बन गए। जी अब यूनियन टेरिटरी ये होता है कि जितना मुलाजम आज की डेट में अब आपका स्टेट का मुलाजम था वो यूनियन टेरिटरी का मुलाजम बन गया। वैसे ही उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, वही सारे पे स्केल मिलेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। अब जब यूनियन टेरिटरी बन गए तो आपको ये सेंट्रल एक्ट ऑटोमेटिकली लागू हो गया। अगर हम स्टेट होते तब वो लागू था, लेकिन स्टेट के मुलाजम को कैट नहीं मिलनी थी, उसको सैट मिलनी थी, अगर वो भी गवर्नमेंट और यहाँ हमारी लेजिस्लेचर चाहती। लेकिन अब क्योंकि अब आप सेंट्रल मुलाजम हो गए तो ऑटोमेटिकली कैट आपको एप्लीकेबल हो गया। यहां तक ये हम सबको पता था अगस्त 2019 के बाद कि हमें कैट अप्लाई करेगा, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हम पर एप्लीकेबल होगी, हमारे मुलाजमों पर एप्लीकेबल होगी। मुलाजमों को भी मुझे लगता है पता ही था, वकीलों को पता था, हमने सब। लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन ही निकली थी, जो 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकली, जो आप अपने व्यूअर्स को पैन करके दिखा सकते हैं कि ये वो नोटिफिकेशन निकली। अब 29 अप्रैल को क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन निकली जो कि सेक्शन 18(1) के तहत निकलती है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट। जहां होता क्या है कि जहां सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बड़े सारे बेंचेस हों, तो वहां क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकालनी होती है कि किस बेंच की क्या पावर है ज्यूरिस्डिक्शन बताने की। उस बेंच को उसकी ज्यूरिस्डिक्शन बता दी जाती है। अगर दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच है तो दिल्ली की ज्यूरिस्डिक्शन उसके केसेस होगी जो दिल्ली में सरकारी मुलाजम है। ऐसे ही हम शॉर्टकट में आ जाते हैं, ऐसे जबलपुर बेंच है, तकरीबन 17 बेंचेस हैं पूरे इंडिया में। साउथ में बेंच है, मदुराई बेंच है, ऐसे करके बहुत सारे बेंच है, आप अपने व्यूअर्स को दिखा देंगे उसमें से। अब चंडीगढ़ बेंच बना तो पहले भी J&K चंडीगढ़ बेंच के अंडर फॉल करता था, लेकिन पहले फॉल करता था एज ए J&K स्टेट और फॉल करता था जो सिर्फ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो उन लोगों के मुकदमा अगर बनता था वो हाई कोर्ट में नहीं आते थे, उनको हम सलाह देते थे आप कैट चंडीगढ़ जाके डाल लीजिए। वहां दो रास्ते थे, एक वहां का सर्किट बेंच जम्मू आता था तो हम जम्मू में फाइल कर सकते थे। दूसरा बहुत अर्जेंट मैटर है, कहीं इंटरिम रिलीफ चाहिए, कहीं स्टे चाहिए, कहीं प्रमोशन एवेन्यू रुक गया है बिल्कुल, या गलत आदमी प्रमोट हो गया, तो लोग चंडीगढ़ जाके मुकदमा दायर करके वहां भी यहां से वकील ले जाते थे, बहस करवा लेते। तो ये तो आज तक चलता था, हर एक को पता था और हर वकील को पता था। अब हुआ क्या, 29 अप्रैल की नोटिफिकेशन आने के बाद चंडीगढ़ बेंच को ही J&K की पावर्स दी थी। तो चंडीगढ़ बेंच को क्या क्या पावर्स मिली, एक मिला उनको पंजाब, एक मिला हरियाणा, एक मिला उनको यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। ये वो नोटिफिकेशन आई 29 अप्रैल को। जब ये नोटिफिकेशन आई तो देखने में सामने लगता है कि ये नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को GSR नंबर सो एंड सो निकला, जिसमें सीरियल नंबर सो एंड सो पे चंडीगढ़ बेंच की ये ज्यूरिस्डिक्शन बता दी गई। तो देखने में सबने सोचा कि अब तो हम चंडीगढ़ बेंच जाना पड़ेगा, और पुराना वो सबको याद था कि अब तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, बेंच कभी कभी आएगा। एक पॉइंट बहुत ही अहम पॉइंट है जिसपे सारा शोर उठ रहा है, तो वो शोर उठ गया। और वो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने दीदा दनिश्ता किया, क्योंकि मैं भी अगर अपनी जगह था तो मैं भी परेशान हो गया कि यार अगर, और हमारे क्या था कि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने ना केसेस तैयार करके रखी थी लिस्ट की, ये सर्विस मैटर सारे कैट में चले जाएंगे, वो हमारी वेबसाइट पे थी। तो जम्मू में खाली 16,335 केस हैं जी, और श्रीनगर विंग के भी तकरीबन अगर इतने नहीं होंगे तो 10-12 हजार होंगे, तो तकरीबन 30-35 हजार मुकदमा कैट चंडीगढ़ को चले जाना जी। अब कैट चंडीगढ़ को चले जाना, अचानक फाइलें उठा के भेज देना, एक वो बर्डन हो जाएंगे, दूसरा जिनके चलते मुकदमे वो परेशान हो जाएंगे, तीसरा वकील जिनको आपने पैसे देकर इंगेज किया हुआ वो परेशान हो जाएगा। तो वो अफरा तफरी का माहौल बन गया। वो अफरा तफरी का माहौल बनते ही जैसे ही न्यूज़पेपर्स में आया, पॉलिटिकल पार्टीज ने रेज किया, वकीलों ने रेज किया। और आप ये चीज मेरे साथ एक चीज इमेजिन करेंगे, हमने पहले भी हुकूमतें देखी, ठीक है जी जी। आपको पता था, कई लोगों ने कहा जी ये तो लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा लाया ताकि हम निकल ना सके, हड़ताल ना सके। सब बेकार बातें थी, ये सब इमेजिनरी और फ्लिम्जी आर्गुमेंट्स थे। क्यों? क्योंकि मैं दाद दूंगा, सिर्फ अभी इशू थोड़ा सा सिमर किया था जी, थोड़ा सा सिमर किया था। अभी तो हमारी अपनी बार एसोसिएशन ने भी इस इशू को ऑफिशियली डिस्कस नहीं किया था। आप कह देंगे, मैं कह दूंगा, एक दूसरे से टेलीफोन पे बात कर लेंगे, ट्विटर पे लिख देंगे, फेसबुक पे लिख देते। लेकिन इमीडिएटली ये थोड़ी सी सिमरिंग को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं कोई तहसीलदार की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तहसीलदार को भी पता चल जाए मेरे मोहल्ले में हो रहा था, वो इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फटाफट एक PIB से प्रेस नोट निकाल के क्लैरिफाई कर दिया। और मैं दाद दूंगा हमारे मंत्री जी जो हैं, जो DOPD के पर्सनल के मिनिस्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, कि इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जी।
रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इसी को कहते हैं। लोगों की क्या शिकायत रहती है, जनाब मैंने दरखास्त भेजी कभी फैसला नहीं हुआ। अरे अब तो हमने दरखास्त भी नहीं भेजी, सिर्फ 2-4 प्रेस स्टेटमेंट या 2-4 ट्विटर पे स्टेटमेंट आए, और मंत्री जी का भी ट्विटर पे 2 बारी, एक बार नहीं 2 बारी स्टेटमेंट, और पीआईबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया। और कितना क्लियर कैटेगोरिक स्टेटमेंट है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, ना पिटिशनर ना वकील, किसी को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं। जी। अब जब गवर्नमेंट ने आपको ये आश्वासन दे दिया किसी को जाने की जरूरत नहीं, फिर भी हम सिनिसिज्म में पड़े रहे, नहीं जी नहीं मुझे तो जाना है। अरे जाने को तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, बिल्कुल। मद्रास वाला भी सुप्रीम कोर्ट आता है, इसमें क्या हाहाकार है? वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, आपको नहीं सूट करता, अब हाईकोर्ट का दरवाजा थोड़ा बंद हो गया। बिल्कुल। अब फूड एपिलेट मैं आपको शेयर करूंगा, फूड एपिलेट ट्राइब्यूनल J&K में कुछ सालों में नहीं था जी। कानून ये कहता है कि कोई भी मुकदमा या एडजुडिकेटरी बॉडी आपको फाइन लगा देती है 2 लाख 5 लाख रुपए का, तो आप उसकी अपील फाइल करोगे बिफोर दी ट्राइब्यूनल, फूड ट्राइब्यूनल। फूड ट्राइब्यूनल था ही नहीं, कभी बना ही नहीं था। तो हम क्या करते थे जी, वकीलों को सबको पता क्या करते थे, हम डायरेक्ट हाईकोर्ट में रिट फाइल करते थे, ये कह के कि सर वो अधायरा नहीं है इसलिए आप इंटरफेयर करो। तो हाईकोर्ट की हमेशा 226 की पावर रहती हैं कि जहां कोई अधायरा बंद है वहां हाईकोर्ट इंटरफेयर कर सकती है जी। तो ऐसा तो नहीं अदालतें बंद हो जाएंगी। लेकिन इस चीज को अपने वो एजेंडा में डाल के फिट करके बोलना कि अब तो सब खत्म है, हाहाकार हो जाए, पैनिक क्रिएट करो, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं गवर्नमेंट का कि टाइमली गवर्नमेंट ने एक्ट किया, टाइमली रिस्पॉन्ड किया। और ये जो टेक्नोलॉजी कह लीजिए, ट्विटर कह लीजिए या गवर्नमेंट, देखिए ट्विटर अपने तो पहले भी था, लेकिन वो मंत्री या वो गवर्नमेंट या वो अफसर का रिएक्शन टाइम जो था वो हमें मार देता था। बिल्कुल सही कहा। आज रिएक्शन टाइम बहुत बढ़िया है, इधर से आपने इल्जाम लगाया, उधर से गवर्नमेंट ने आपको क्लैरिफाई कर दिया, क्लैरिफाई किया, इशू खत्म हो गया। आज हम भी जानते हैं बेंच बनेगा, हम भी जानते हैं कोर्ट बनेगी, और मुलाजमों को तो मुबारक है, उनको एक डेडिकेटेड कोर्ट मिलेगी। जिस मुलाजमों को 20 साल हो गए, आपको पता है पहला केस ये जो 16,335 की लिस्ट है, इसमें सबसे पुराना केस 2001 का है, 2000 का है। यानी कि 20 साल से लोग नौकरी के लिए या प्रमोशन के लिए या सीनियोरिटी के लिए लड़ रहे हैं। आज अगर वही केस आपको 6 महीने में वो ट्राइब्यूनल फैसला कर देगा, अब हम कहते हैं जी वो कैसे करेगा, उनके बेंच कम है, वहां जज नहीं है। अरे भाई साहब, पहले था एक हॉटस्पॉट सिस्टम जहां जजेस कम थे, सिस्टम कम था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम मुलाजम हैं, अब घबराने की क्या बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैट का इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मेंबर्स ट्राइब्यूनल जजेस देने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है। आज मैं मुबारकबाद दूंगा जुडिशरी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि देखिए कई अब तो महीने से हम ऊपर हो गए लॉकडाउन में चलते हुए, लेकिन आज भी न्यूज़पेपर्स में आया होगा हमारी चीफ जस्टिस साहिबा और हमारे जजेस ने, मुबारकबाद है, वो अपने घरों में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस अदालतें चला रहे हैं। फिजिकली जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे क्या करना है, मेरे को फोन आया, एक लिंक आया, यूनिफॉर्म अपनी पहननी है, मुकदमे की तैयारी करनी है, वो भी व्हाट्सएप और सोशल पे ईमेल पे मंगवा लेना डाटा, और वही डाटा खोल के लैपटॉप पे या मोबाइल पे जज को ऑनलाइन बता देना और फैसला हो रहा है। बिल्कुल सही, ना उठ के जाने की जरूरत है। तो ये कौन कर रहा है, फैसला नहीं चल रहा। मैं तो इसको भी एक कदम आगे ले जाऊंगा कि बेंच अगर हमारे पास नहीं जम्मू में अवेलेबल होगा, क्या चंडीगढ़ से ऑनलाइन नहीं चल पाएगा जी। देने को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल ऑर्डर निकाल सकती है कि मद्रास या चंडीगढ़ या बॉम्बे में बैठा हुआ जज भी हमारे केसेस सुन सकता है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा एडवांस जमाना हो गया। हमें सिर्फ बिलीव करना है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी। असीम जी, मेरे जितने भी सवाल थे, जो भी मैं आपसे जानना चाहता था, मुझसे बिना पूछे ही आपने सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है आपने एक ऐसी क्लैरिफिकेशन दी है कि इसमें कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ इस वक्त की और नई जानकारी चाहिए। हाँ, वक्त आएगा, हम आपको फिर तकलीफ देंगे, और इसकी जानकारी के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।